सॉरी यार, मेरे यहाँ पे बारिश और तूफान चल रहे हैं आज सुबह से। हाँ। तो मैं बता रहा था आपसे, पहला एग्जांपल मैंने लिया था, इंटरवल्स हम टॉपिक कर रहे थे। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक मत करिएगा, मैं सब लिख रहा हूँ। पहला एग्जांपल मैंने आपको बताया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। उससे पहले तो मैंने आपको ये रियलाइज कराया कि हमें इंटरवल्स की जरूरत क्यों पड़ी। बहुत बार तो हम चीजें लिख के दिखा सकते हैं, जिसको हम सेट्स बोल देते हैं। इसी चीज को हम सेट बोल रहे हैं। अगर हम ये लिख देते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज फ्रॉम 1 to 10, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x का जो आंसर आएगा वो सेट में आएगा। सेट क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पे हमारा सेट से काम हो जाएगा। बट हर बार हमारा काम सेट से नहीं होगा। ये काम सेट से हो गया था, बट जब भी रियल नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो रियल नंबर्स को वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन सेट्स, वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। पहला इंटरवल हमने पढ़ा, x belongs to closed 1 closed 2, 1 to 2 both closed, 1 to 2 closed closed, कुछ भी रीड कर सकते हैं, एंड वी से दिस क्लोज्ड क्लोज्ड इंटरवल। दूसरा एग्जांपल हमने देखा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x की वैल्यू है 1 से लेके 2 के बीच, बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है कि 2 के इक्वल नहीं है। जिसके इक्वल नहीं होता उस पे हम लगाते हैं ओपन ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोल देते हैं, और इसको हम बोलेंगे ये है हमारा क्लोज्ड ओपन इंटरवल। एक तरफ से क्लोज्ड, एक तरफ से ओपन। सिमिलरली 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं भाई। ये तीसरा बनेगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू 1 से बड़ी है 2 से छोटी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 पे ओपन 2 पे क्लोज। इसको हम ओपन क्लोज्ड इंटरवल की तरफ रीड कर लेते हैं। एंड फोर्थ इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, दोनों ओपन है, ना 1 के इक्वल है ना 2 के इक्वल है। इसको हम रीड करते हैं ओपन ओपन इंटरवल की तरह। क्या आपको चारों तरीके के इंटरवल समझ आए? किसी को भी कोई डाउट हो प्लीज आस्क। कर्ली ब्रैकेट का क्या रोल होता है, मतलब कर्ली ब्रैकेट का क्या रोल होता है? यही देख, हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था वो यही पढ़ा था। कर्ली ब्रैकेट्स सेट्स को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स और बिग ब्रैकेट्स इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। यस सर। अब एक चीज और बताऊंगा मैं तुम्हें, बट इसके साथ साथ ही मान लो आपने ऐसे लिखा, एक और फिफ्थ चीज मैं बताना चाहता हूँ इसमें, छोटी सी बात है। आपने लिखा, रुक जाओ लिखना बंद कर दो, आपने लिखा कि भैया x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x की वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में, और साथ में ये भी बता दिया यार x बस इसके बराबर नहीं होना चाहिए, 1 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 2 3 एंड 4। कि भाई 1 से लेके 10 के बीच में x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस 2 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, 4 नहीं होगी। तो इस चीज को इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? राइट, इसको इंटरवल में रिप्रेजेंट करने के लिए पहली बात तो यहां से आओ, रियल नंबर है, रियल नंबर को इंटरवल में ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसलिए आंसर तो इंटरवल में ही आएगा। दूसरी बात, x की वैल्यू 1 से लेकर 10 के बीच में, दोनों पे ओपन ब्रैकेट है, ये मुझे लिखना आता है, ये मैं सीख चुका हूं। इन दोनों के हिसाब से आंसर बनेगा x बिलोंग्स टू 1 to 10, दोनों पे ओपन ब्रैकेट। पर साथ में एक कंडीशन और लगाई गई है, दैट x इज नॉट इक्वल्स टू 2 3 एंड 4। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये कर दूंगा, इसके साथ माइनस कर दूंगा इससे, कि देखिए 1 से लेकर 10 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस द सेट ऑफ 2 3 4। x 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है, माइनस 2 3 4 का सेट। ये 3 नंबर्स नहीं हो सकता, बस ये 3 नंबर माइनस कर दो इसमें से। राइट, इस चीज को मैं रीड ऐसे करूंगा, x बिलोंग्स टू, दो तरीके से रीड कर सकते हैं हम इसको, x बिलोंग्स टू 1 to 10 ओपन ब्रैकेट 1 टू ओपन ब्रैकेट 10
x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 टू ओपन ब्रैकेट 10 एक्सेप्ट, यानी कि इनको छोड़ दीजिए जो भी हम बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट 2, 3 एंड 4। ये रीड करने का करेक्ट वे है। आपका कोई भी डाउट हो पूछिए भैया, अभी आप पूछ सकते हैं और अब आप लिखना भी शुरू कर सकते सर मतलब यहाँ पे जो हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया इसका मतलब नॉट इंक्लूडेड हो जाएगा ना? हैं। बिल्कुल, बट वो नॉट इंक्लूडेड इसलिए है क्योंकि हमने बीच में माइनस लगाया हुआ दिखांशु। यस सर। वो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेप्ट, आप इनको छोड़ दीजिएगा, तो ये बताना चाहता है। अच्छा, एक और छोटी सी बात, हम ना ये जो ओपन ब्रैकेट है इसको दो तरीके से बना देते हैं, आपको बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी दिया होगा। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, आप ये बिग ब्रैकेट्स बाहर की तरह ओपन कर दो, बाहर की तरफ अगर ओपन कर दोगे तो इसका मतलब भी यही है, ओपन ब्रैकेट ये ओपन ओपन ब्रैकेट ये। तो दो तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। जनरली तो आपको स्मॉल ब्रैकेट ही देखने को मिलेगा, बट कभी कभार ऐसे भी देखने को मिल जाता है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका क्या मतलब है। ओपन ब्रैकेट को या तो स्मॉल लिख दो या फिर बिग ब्रैकेट्स को बाहर की तरफ ओपन कर दो, दोनों का मतलब सेम ही है। सर ये समझ में आया। क्या बात? ये ओपन ब्रैकेट वाली? हाँ सर ये नहीं नहीं ऋषिक, इसमें समझना कुछ नहीं है, बस ये सिंबल है। जैसे हम बिग ब्रैकेट को यूज कर रहे हैं, बिग ब्रैकेट से अगर अंदर की तरफ ओपन हो रहा है तो उसको क्लोज्ड की तरह देखते हैं, तो वैसे ही बिग ब्रैकेट अगर बाहर की तरह ओपन हो रहा है तो उसको ओपन ब्रैकेट की तरह देखते हैं। यानी कि इसका मतलब भी यही है कि x की वैल्यू 1 के भी इक्वल नहीं होगी, 2 के भी इक्वल नहीं होगी। स्मॉल ब्रैकेट्स लिखो या स्मॉल ब्रैकेट्स की तरह, स्मॉल ब्रैकेट्स की जगह जो आपका क्लोज ब्रैकेट है उसकी शेप को बदल दो, उल्टा कर दो, वो दोनों बातें सेम ही है। ये दोनों चीजों, दोनों सिंबल्स एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं। तो कभी कभी आपको ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है, x बिलोंग्स टू 1 to 2 और दोनों तरफ बड़ा वाला ब्रैकेट लगा होगा, ओपन होगा, तो इसका मतलब यही है कि x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में कुछ भी हो सकती है, बट ना 1 के इक्वल होगी ना 2 के इक्वल होगी। क्या बात समझ आई? यस सर। तो बस इसको तो सिंबल की तरह ही देखना है, मुझे ऐसे ही देखना है। जैसे स्मॉल ब्रैकेट्स की जगह अगर हम ये भी लिखते हैं तो कूल है, चलेगा, इसका यही मतलब है 1 और 2 के इक्वल नहीं है, इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही। Is everybody done? Can I rub this? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये जो हम चीज सीखने वाले हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार ये सेट्स में। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि भाई वेन डायग्राम ऐसी चीज है कि जो आपके बड़े भाई बहन भी पढ़ रहे होंगे अभी तक, अगर कोई है किसी का भी बड़ा भाई बहन, तो वो भी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उस सब में वेन डायग्राम आता है। तो वेन डायग्राम काफी इंटरेस्टिंग चीज है, और वेन डायग्राम के साथ साथ, वेन डायग्राम तो हमने उस दिन देख लिया था, बट फिर भी मैं आपको हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ। और साथ साथ वेन डायग्राम के आज हम सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। वेन डायग्राम क्या था? ये ओवल, ये सर्कुलर शेप, जो आप बोलना चाहें इसको, शेप से हमें कोई ज्यादा लेना देना है नहीं वैसे। इस शेप में अगर हमारे पास कोई सेट था सपोज 1, 2, 3 का, तो एक तरीका हो गया इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का, एक तरीका हो गया इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का, बट एक तरीका हो गया इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। मींस कि आपके पास जो एक ही वैल्यूज होंगी, जो भी एक के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, आप उनको एक सर्कुलर शेप या ओवल शेप के अंदर बना के लिख सकते हैं 1, 2, 3। इसका मतलब है ये कोई एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3। ये वही नॉर्मल बात है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, बस उसी को हमने अलग तरीके से लिख के दिखाया है। हेलो आराध्या, इज इट योर फर्स्ट क्लास मुझे? Yes, sir. अच्छा, हैव यू read about sets earlier?
Yes, sir. ओके, चलो फिर तो तुम कुछ बात समझ पाओगे। बट वैसे आज का टॉपिक हमारा नया है, बट इसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक सेट आना चाहिए बस ये। ओके, तो हम सेट्स पे क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं। सेट्स पे हम ऑपरेशन बहुत सारे लगा सकते हैं। अभी तो आपने सेट्स को लिखना पढ़ना अलग अलग तरीके से देखना सीख लिया, सबसेट सबसेट सीख लिए, राइट। एक बात और बताई थी मैंने लास्ट क्लास में कि ये तो कोई भी नॉर्मल सेट है, बट अगर मान लो मेरे को यूनिवर्सल सेट को दिखाना है, सर स्क्वायर रेक्टेंगल बनाएंगे। बिल्कुल हाँ, आयुष यार ये तो ऐसे समझ के नहीं, लॉजिकल नहीं है, बट मतलब इसको जान के कुछ पता नहीं चलेगा, वो बात है, बट लॉजिकल नहीं है। इस ब्रैकेट्स को यूज करने के पीछे कोई ऐसा सच कहानी नहीं है, मतलब कि ऐसी कोई वो नहीं है कि हमने क्यों ऐसा ब्रैकेट यूज करना स्टार्ट किया। बस ये तो जैसे जैसे सिंबल्स बनाए गए, जैसे जिसको लगा सही उसने वो ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई रीजन है पर्टिकुलर। नो, तो कुछ बोल रहा था, बोल लिया। सर वही पूछ रहा था। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी हुई है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो किसी भी सेट जिसकी आप बात कर रहे हो उसके लिए सुपर सेट हो। तो यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा रेक्टेंगुलर रीजन से दिखाते हैं, आप ये समझ सकते हैं। यू हमेशा रेक्टेंगुलर रीजन से दिखाया जाएगा। अब चलो, यू तो रेक्टेंगुलर रीजन से दिखाया जाएगा, बट मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताना चाहता हूं। पहले आप ये समझिए, तब हम ऑपरेशंस ऑफ सेट पढ़ेंगे, क्या है ऑपरेशंस ऑन सेट्स और व्हाटएवर। मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ये था हमारा कोई यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर मैंने दो सेट लिखे हैं, एक सेट है ए, एक सेट है बी, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का तो हमें पता ही है डेफिनेशन। यूनिवर्सल सेट बोले तो ऐसा सेट जो कि सेट्स जो भी आप कंसिडर कर रहे हो, जिस सेट पे भी आप बात कर रहे हो, उनके लिए सबके लिए सुपर सेट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे जो मैंने दिखाया है ना, ये वही चीज है। अब आपको ये देखना समझना है, इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको ये देखना समझना है। देखना कैसे समझना है, मतलब कि आपको ये समझना है कि जो मैं दिखाया गया है इसका क्या मतलब है, इसकी क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। जो मैंने आपको सामने दिखाया है इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, मैं आपको पहले तो वो बताना चाहता हूं। आप बस मेरे साथ समझिए, लिखना कुछ नहीं है अभी, सिर्फ समझनी है ये सारी बातें, ठीक है। अगर आप समझ जाओगे तो आप बहुत अच्छा करोगे सेट्स में, वेन डायग्राम में भी। और जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आप बड़े बड़े बच्चों को पढ़ा सकते हो, बस आपको ये चीजें समझनी है, आपको डायग्राम की फॉर्म समझनी सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, तब हम आगे के ऑपरेशंस पे बढ़ेंगे। तो ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है इसका मतलब है एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर दो सबसेट आ रहे हैं। वो तो आने ही थे, यूनिवर्सल सेट तो सबका ही सुपर सेट है। यूनिवर्सल सेट के लिए तो सब सबसेट ही, ठीक है। कौन कौन से सेट सबसेट है इसके, एक ए सबसेट बनाया, एक बी सबसेट बनाया। आप इसको एरिया से भी देख सकते हैं, यू का एरिया बड़ा है, ए का एरिया छोटा है, बी का एरिया छोटा है। ए का सारा एरिया यू के अंदर ऑलरेडी है, यानी कि मैं आपको एक आज पहली बार हम अलग पेन यूज करने जा रहे हैं काम की चीज के लिए। कुछ आज में वेन डायग्राम में आपको अलग अलग कलर्स का फायदा हमें मिलेगा थोड़ा। ये देखिए, मैंने इस कलर को ब्लू से वो कर दिया, तो ब्लू से शेड करा है मैंने। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ए के अंदर का जो एरिया है वो तो ऑलरेडी यू के अंदर तो आ ही रहा है, यू के अंदर तो इनफैक्ट और ज्यादा ही एरिया है, बट जो ए वाला एरिया है वो तो यू के अंदर आ ही रहा है। तो आप एरिया से यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई सबसेट है या नहीं है। बोले तो ए का एरिया यू के अंदर आ रहा है, बोले तो ए इज अ सबसेट ऑफ यू। बी का एरिया यू के अंदर आ रहा है, बोले तो बी इज अ सबसेट ऑफ यू। ए और बी का एरिया कुछ भी शेयर नहीं हो रहा, ए का एरिया बिल्कुल अलग है, बी का एरिया बिल्कुल अलग है। तो मैं ये बोल सकता हूं बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे बिल्कुल अलग होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी तो मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, जरूरी नहीं ऐसा ही हो, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे कि ऐसा हो सकता है ए के अंदर 1 2 3 हो, या हो सकता है 50 एलिमेंट्स हो या 100 हो, वो तो उससे तो मतलब नहीं। ये तो मैं नहीं पता चल सकता इसको देख के कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नहीं ना आपसे कोई पूछेगा इस बारे में, ये डिस्कशन ही नहीं है हमारा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स, इससे कोई लेना देना नहीं है इस बात का।
और बी के अंदर कोई ऐसा सेट बन सकता है जैसे कि 4 5 6, कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो ए और बी के दोनों के साथ शेयर कर रहा हो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, बी कैन नॉट बी दिस, क्योंकि 1 एक ऐसा एलिमेंट हो गया जो दोनों के अंदर आ रहा है। तो यहां पे ए और बी दोनों बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट सेट होंगे। इस बात का मतलब ये है जो यहां पे रिप्रेजेंट करा गया है। आप पूछ सकते एंड व्हेन आई से दिस कि ए का कोई एलिमेंट बी के अंदर नहीं हो सकता, तो इसका ऑब्वियस सा मतलब ये भी है कि बी का भी कोई एलिमेंट ए के अंदर नहीं हो सकता। बी भी कंप्लीटली डिफरेंट होगा, ए भी कंप्लीटली, मतलब ए और बी दोनों कंप्लीटली डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। एक तरीका, ऐसे बहुत सारे तरीके बन सकते हैं, मैं आपको बस थोड़ी चीजें दिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। सर आप इस बी पे हैं? नॉट इक्वल टू 178 क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि बी की वैल्यू 178 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि बी के पास 1 है और ए के पास ऑलरेडी 1 था। यस सर, तो बी कोई ऐसा सेट नहीं बन सकता जिसके पास ए के सेट, ए के एलिमेंट्स हो, मतलब क्योंकि सर ए और अगर बी 1 कंप्लीटली होता डिफरेंट तो है। बी बन सकता था ना 7 और 8। हाँ, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल, और कुछ, हाँ 7 8 बन सकता था, कुछ भी बन सकता है मतलब, बट ऐसा कोई नहीं बन सकता सेट कि जिसमें ए का एलिमेंट आ जाए। यस सर। आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, कोई भी बच्चा कुछ भी पूछना चाहता है, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अगर छोटी सी भी बात आपको प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि सर मैं यहाँ पे डाउट है, आप ये मेरे को बता दो, ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल पूछिए मुझसे। तो मैं आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाना चाहता हूँ बस यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं। आप चाहे लिख लें चाहे ना लिखें, आपकी चॉइस है, क्योंकि हम ये बाद में दोबारा भी लिखेंगे ही, ये सब सब चीजें वापस लौट के आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या हो सकता है। चलिए जी, एक और केस ले लेते हैं फिर, ऐसी बात है तो। अब हम इसमें थोड़ा खेलेंगे। हाँ जी, ये देखिएगा जरा, ये ए है पोर्शन, ये एक सेट है कोई ए, सॉरी, ये है एक सेट बी, ये है यू। ये सेकंड केस में आपको दिखाना चाहता हूँ। इस बार ए और बी का थोड़ा सा पोर्शन शेयर कर रहा है। इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स जरूर होंगे। वो एक हो, दो हो, 4 हो, 5 हो, ये तो नहीं बता सकते हम बिना एलिमेंट्स जाने, पर हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ ए और बी के पास कुछ ना कुछ कॉमन एरिया जरूर होगा, यानी कि ए और बी हैज सम कॉमन एलिमेंट्स। कितने पता नहीं जी, वो तो आप हमें इनके बारे में बताएंगे तो हम समझ पाएंगे। हाँ, बट ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, क्योंकि ये पोर्शन शेयर कर रहे हैं। तीसरा केस, अब फटाफट आओ। ऐसे बनाऊं, ध्यान दो, थर्ड कंडीशन पे जो मैं बनाने जा रहा हूं, ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, टच करते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है। कैसे भी बनाऊं, शेप से फर्क नहीं पड़ता, कौन से वाला, सर ऊपर वाला एरिया है तो सर, ये तो नीचे वाला एरिया है, ये तो बिल्कुल टच ही कर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चीजें एक ही हैं। बट मेरे साथ समझिएगा इस बात का मतलब, इस बार पूरा का पूरा, इस बार पूरा का पूरा बी ए के अंदर आ रहा है, राइट? तो कैन आई से दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. राइट? तो
इसका मतलब है यहाँ पे मुझे अभी भी नहीं पता एलिमेंट्स के बारे में। देखो एलिमेंट्स का तो डिस्कशन ही नहीं है अभी। एलिमेंट्स का जब डिस्कशन आएगा वो क्वेश्चंस अलग होंगे, वो भी आएंगे इसमें क्वेश्चंस। उसमें आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे जाएंगे, ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा एलिमेंट 1 2 3 है या नहीं है, ये पूछा जाएगा 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। उस पर चलेंगे अभी, वो थोड़ा लेट का पोर्शन है, वो शायद हमारा अगली क्लास में होगा कवर। बट what I can say is B is a proper subset of A, ये जरूर मैं कह सकता हूँ इस थर्ड केस को देखते हुए। As B lies inside A. ठीक बात है। और आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है, मतलब बीच में चली जा रही है। हाँ यार, वो मुझे पता चल जाता है, जैसे ही वॉइस क्रैक होती है मेरे पास भी आ जाता है वो मैसेज। अभी आ रही है क्लियर क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, तो मैं यही बता रहा था कि यहाँ पे देखो थर्ड केस में कि B क्योंकि A के अंदर पूरा कंप्लीटली लाई कर रहा है इस बार, तो वी कैन से दैट B इज अ सबसेट ऑफ A। नाउ एक और केस लेते हैं, लास्ट केस। ध्यान से देखिएगा जरा। देखो इस बार ये थोड़ी सी जगह बच रही है, बोल मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये बचे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं बिल्कुल। क्या बोल सकता हूँ? इक्वल सेट्स। क्या बात है, नॉइस। इस बार A और B दोनों सेम सेट है। A is equals to B as they lie on each other। तो इस बार हम बोल सकते हैं कि जी A और B इक्वल सेट। 4 मैंने आपको केस दिखाए वेन डायग्राम के थ्रू। दिखाना तो मैं आपको ये चाहता हूं कि वेन डायग्राम से भी हम वो अपनी बातें कर सकते हैं जो हम पहले करते आ रहे थे। ऑल्दो ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा, ज्यादा ही अच्छे से हमें समझ आएगा, क्योंकि डायग्राम से सीधा सीधा सामने हमारे सारी चीजें दिख रही। चलिए जी, ये तो हुई 4 चीजें जिस पे आपको मैं वेन डायग्राम की थोड़ी सी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहता था। आप इस पे टॉपिक डाल सकते हैं, डिफरेंट वेन डायग्राम्स, डिफरेंट वेन डायग्राम्स कैसे डाल सकते हैं। अगर किसी ने नहीं लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की ऐसी कोई जरूरी बात नहीं थी। समझने की ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। किसी को भी कोई चीज नहीं समझ आई है, आप मुझसे बिल्कुल दोबारा पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और वी कैन प्रोसीड। कूल, चलो अब जरा कुछ टेक्निकल टर्म सीखते हैं, काम हमारे आएंगी ये, क्योंकि यही चीज मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ और इन सेट्स के अंदर। सो टेक्निकल टर्म्स आर, फर्स्ट इज यूनियन ऑफ सेट्स। हम यूनियन ऑफ सेट्स लिख सकते हैं। यूनियन, यूनियन ये वो वाली यूनियन नहीं, यूनिटी, यूनियन ऑफ सेट्स। तो अगर हम 2 सेट का यूनियन लिख रहे हैं तो ये ऐसी चीजें बताएगा हमें। हाँ चलो पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। द यूनियन ऑफ 2 सेट्स A and B, the union of 2 sets A and B denoted by A union B, A U B, ऐसे डिनोट करेंगे हम। ये क्या है? ये है is the set of all those elements which are either in A
और इन बी, या तो वो ए में हो या तो वो बी में हो। मतलब अगर ए यूनियन बी को मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाऊं तो ए यूनियन बी का एलिमेंट वो सब एक्स होंगे जो या तो एक्स ए को बिलोंग करता हो या तो एक्स बी को बिलोंग करता हो। टेक्निकल सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये, मतलब अगर आपने ये बोला क्या जी एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मतलब एक्स हमारा बिलोंग करता है ए और बी के यूनियन को, तो इसका मतलब ये होगा या तो एक्स ए में आएगा या तो एक्स बी में आएगा। और अगर आपने ये बोला दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, तो इसका मतलब ये होगा ना ही तो एक्स ए में आएगा ना ही एक्स बी में आएगा। समझा देता हूं, इसका रिप्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूं। चलिए जैसे जैसे हम सारे टेक्निकल टर्म्स पढ़ते चलेंगे साथ साथ हम वेन डायग्राम से इसके रिप्रेजेंटेशन को समझते चलेंगे, बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत आसान लगेगा आपको ये चीज। अभी इनकी बात करते हैं जो मैंने लिखी है चीजें। चलिए बट आपको मैं उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं, आज के बाद जिंदगी में कभी भी अगर आप वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही बनाना है। अगर दो सेट्स की हम बात कर रहे हैं तो अब हम दो सेट पे ऑपरेट करने वाले हैं। ऑपरेशन तो उन सेट्स का मतलब ये तो है, दो सेट को आपस में ऑपरेट करना चाहते हैं। कैसे कर सकते हैं? तीन चार तरीके से कर सकते हैं, या तो उनका यूनियन निकाल लें, या तो उनका इंटरसेक्शन निकाल लें, या तो उनका कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, या तो देख लें डिसजॉइंट है कि नहीं है, या तो डिफरेंस निकाल लें। अभी हम सारी चीजें यही डिस्कस करें, बट इससे पहले आज के बाद अगर आप कभी भी दो सेट को ऑपरेट कर रहे हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे, एक बाहर यूनियन होगा, सॉरी यूनिवर्सल सेट होगा, अंदर दो सेट होंगे, ये होगा ए सेट, ये होगा बी सेट। राइट, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। मैं इन पोर्शंस को ऐसे डिनोट कर लेता हूं। एक पोर्शन है, ध्यान देना, एक पोर्शन है डी, जो ना तो ए में है ना तो बी में है, पर यूनिवर्सल सेट के अंदर है। एक पोर्शन है डी, एक पोर्शन है ए, एक पोर्शन है बी और एक पोर्शन है सी। ए स्मॉल ए, अच्छा मैं इन सेट को पी और क्यों लिख देता, अच्छा चलो ए और बी लिख लिया अब, ठीक है। स्मॉल ए इज दैट पोर्शन जो सिर्फ ए के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं। स्मॉल सी दैट पोर्शन जो सिर्फ बी के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं। एंड स्मॉल बी इज दैट पोर्शन जो ए के अंदर भी एलिमेंट्स आ रहे हैं और जो बी के अंदर भी एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब यूनियन क्या है? यूनियन है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि यूनियन का मतलब ये है वो सारे एलिमेंट्स जो या तो ए में आ रहे हो यानी कि स्मॉल ए के अंदर हो, या तो सिर्फ बी में आ रहे हो स्मॉल सी के अंदर हो, या तो दोनों में आ रहे हो ए और बी। दोबारा समझिएगा इस बात को, अभी एक तरीका बताया मैंने इसको समझने का, दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पर पहले वाला तरीका और अच्छे से समझ लो। यूनियन का मतलब अगर मैं दो सेट का यूनियन लेने जा रहा हूं तो इसका मतलब या तो वो सिर्फ पहले सेट में हो यानी कि स्मॉल ए वाला पोर्शन, या तो वो सिर्फ दूसरे सेट में हो यानी कि स्मॉल सी वाला पोर्शन, या तो वो दोनों सेट में हो यानी कि स्मॉल बी वाला पोर्शन। सर ठीक है ये बात तो जो भी आपने बताया, बट एक बार ये ध्यान दो जरा, आपने यहाँ पे हमें क्या बताया था, या तो ए में हो या तो बी में हो। एक बार इसके तरीके से भी बताओ। हाँ जी, दूसरा तरीका भी समझिए इसको समझने का। यूनियन का मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हो, ए के अंदर कौन कौन सा पोर्शन है, ए प्लस बी वाला पोर्शन, या तो बी में हो कैपिटल बी में यानी कि बी प्लस सी वाला पोर्शन। बट यार बी वाला पोर्शन तो दो बार रिपीट कर जाएगा, ए में भी आ जाएगा स्मॉल बी और बी में भी आ जाएगा स्मॉल बी, और सेट के अंदर हम रिपीट तो करते नहीं अपने एलिमेंट्स को, तो जो बी वाले स्मॉल बी वाले एलिमेंट्स होंगे उन्हें एक ही बार तो लिखेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको ये बात ऐसे समझाई कि ए यूनियन बी का मतलब अगर मैं यहां से डेफिनेशन से समझूं तो ये पूरा पोर्शन ए प्लस बी प्लस सी, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट उससे पहले आप एक एग्जांपल समझिए जरा, एल्जेब्रिकली मैथमेटिकली समझ लेते हैं यूनियन क्या है। मान लो मैंने आपको एक सेट दिया 1 2 3 4 5 का, एक दूसरा सेट दिया बी 5 6 1 8 10 का। मैं कह रहा हूं आपसे राइट ए यूनियन बी।
भाइयों और बहनों, ए यूनियन बी का मतलब जरा मेरे साथ समझिएगा। ए यूनियन बी का मतलब ये है कि वो सारे एलिमेंट्स जो या तो ए में हो, हमने कहा रुक जाओ, इतनी देर नहीं चाहिए हमें। ए यूनियन बी का मतलब या तो ए में हो तो लिख लो ए के सारे, या तो बी में हो, बी पे पहुंचे 5 लिख चुके हैं ऑलरेडी, 6 नहीं लिखा है, 1 लिख चुके हैं ऑलरेडी, 8 हाँ जी, 10 हाँ जी। अब पहली बात तो ए यूनियन बी लिखना सभी लोगों को समझ आया, सिर्फ सिर्फ मैथमेटिकली ए यूनियन बी सभी लोगों को समझ आया, जिसको नहीं आया प्लीज पूछ लो। सर आ गया। ओके अब मैं आपको इसमें से ये पोर्शन भी बताना चाहता हूं, जैसे हमने इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया था, मैं आपको उसमें पोर्शन बताना चाहता हूं कौन सा हो सकता है। ए का पोर्शन है कैपिटल ए का, मतलब सेट ए का पोर्शन है 1 2 3 4 5 वाला, सेट बी का पोर्शन है 5 6 1 8 10 वाला। स्मॉल ए के अंदर यहां पे अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो स्मॉल ए जो एलिमेंट होगा वो होगा 1 हो सकता है, 9 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी कि वो एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ ए में ही है। स्मॉल बी वो पोर्शन जो ए में भी है और बी में भी है, यानी कि इनके कॉमन एलिमेंट्स 1 और 5, ये ए में भी है और बी में भी है। स्मॉल सी जो सिर्फ और सिर्फ बी में है, और इन तीनों का एडिशन हमने लिया तो ये पूरा का पूरा सेट बन गया। अब आपको यूनियन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं सारी बातें, दिस इज योर टाइम। अच्छा जी, क्लियर है सभी लोगों को? अब आप लिखना शुरू करिए, मतलब इस पूरी चीज को पहले ऐसे मेरे साथ पूरा समझिए, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन पर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने होंगे, ढेर सारे। तो पहले आप मेरे साथ सारी बातें समझते चलिए, फिर लिखिए, लिखते हुए बोल बोल के लिखो इसको, समझते हुए दोनों तरीके से, मैथमेटिकली भी और डायग्रामेटिकली भी, और जहां भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछिए, मोर देन वेलकम, ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। सर हमें एग्जाम में ऐसे यूनियन लिखने के लिए आएगा? बिल्कुल, एग्जाम में ऐसे यूनियन लिखने के लिए आएगा, तो सर उस आ टाइम सकता है, हमें मतलब डायग्राम ये तो बना के काफी दिखाना बेसिक पड़ेगा बात है सर? वैसे। नहीं बिल्कुल नहीं दिखाना पड़ेगा, तेरे को सिर्फ ये आंसर लिख देना पड़ेगा जैसे हमने लिखा है। यस ए यूनियन बी लिखना है, ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 6 8 10 बस ये लिख देगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अगर पूछा भी जाता है, वैसे पूछा नहीं जाएगा, काफी मतलब आसान बेसिक क्वेश्चन है। बट हाँ अगर पूछा जाता है तो ऐसे ही 1 मार्क में तेरे को पूछा जाएगा और तुझे बस डायरेक्टली लिख देना है आंसर, कुछ नहीं बताना उसको। यस सर। डायग्राम में तो जो डी है वो ए और बी दोनों को बिलोंग नहीं करेगा ना? अब डी वाला पोर्शन हमें पता नहीं होगा जनरली, बहुत बार तो डी वाला पोर्शन 0 ही होगा, मतलब डी कुछ होगा ही नहीं, और डी कुछ हो भी सकता है। ये चीज जब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे तब समझेंगे, बस आज के लिए ध्यान रख भाई, अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएं यूनिवर्सल सेट की, तो यूनिवर्सल सेट के पास और भी तो कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं और बी के अलावा, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने डी पोर्शन छोड़ दिया। जरूरी नहीं है डी के अंदर कुछ हो ही हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। यस सर। बट क्योंकि डेफिनेशन वाइज डी के अंदर कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने डी को बना के छोड़ दिया। मे भी हो, मे भी ना हो। हाँ जी, कैन आई रब दिस? कौन बचा है हैंड रेज कर दो, जो बचा है हैंड रेज करके मेरे को बता सकता है। अच्छा आराध्या न्यू स्टूडेंट है, उनीब एंड Yes, sir. लतेश, जितने भी लोग नए हैं, इस क्लास का एक छोटा सा रूल है बस कि यार अगर आप कभी भी लैग कर रहे हैं, आपने नहीं लिखा है पूरा, सपोज लैग करने की बात नहीं, मतलब अगर आपने नहीं लिखा है, आप समझ रहे थे या आप कुछ भी कर रहे थे, तो यू कैन टेल मी जस्ट बाय रेजिंग योर हैंड। आप हैंड रेज करेंगे, मेरे को पता चल जाएगा आपने नहीं लिखा है, राइट?
और हैंड डाउन तब करिए फिर जब आप लिख, तो आपको हर बार मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ जी सर लिख लिया सर, यस सर। no. एक सेट दिया गया जी, A is a set of element X such that X is a positive integer. Very good. B is a set of element X such that X is a negative integer. Write A union B. और A union B को दोनों फॉर्म में लिख के दिखाना है, रोस्टर फॉर्म भी और सेट बिल्डर फॉर्म भी। ऊपर में आपको लिखवाया था x does not belong to A union B implies that x does not belongs to A and x does not belongs to B। ये अभी तक काफी लोगों को बात शायद समझ ना आई है, इसको भी मैं एक बार और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर मी दिस। अगर आप समझना चाहते हैं कैसे सॉल्व करें, x की वैल्यू बना लो पहले, a की वैल्यू बना लो पहले, फिर b की वैल्यू बना लो, तब आप ज्यादा अरे वाह दिव्यांशु, काफी गलत आंसर, वेरी दोनों ही गलत। आयुष आता है आंसर सर जी। सर आपकी आवाज कट रही है जी, सर, आपने क्वेश्चन दिया है क्या कोई? हाँ भैया क्वेश्चन दिया था, कहाँ हो तुम, क्लास में हो ना? हाँ सर, लेकिन स्क्रीन का वो नहीं दिख रहा ना सर। अच्छा एक सेकंड रुको। नहीं यार नेटवर्क तो ठीक है, होना तो नहीं चाहिए आवाज के साथ गड़बड़। सर मैं अभी कर लेता हूँ। अभी आ रहे हैं क्या आवाज सही? यस सर यस। ओके गलत है। हाँ जी, सबसे पहले तो ए सेट को जरा रोस्टर फॉर्म में लिख के बताओ, कौन कौन से होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स? नहीं अक्षत गलत है, रोनिक गलत है। अच्छा सर, हाँ हाँ पॉजिटिव। बता चल, पहले कोई आंसर बता।
तो सही है। पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ मेरे को, चलो कौन बताएगा। हाँ करेक्ट है। अरे 1 सेकंड में मैं आंसर करेक्ट करके भेज रहा हूँ, फिर बताना, ठीक है। Sir, 1, 2, अब 3. भेज ले तू, अब भेज दे, टाइम तो 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। बी सेट क्या है रोस्टर फॉर्म में बताओ। नहीं बताया कि नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से। AUB would be brackets में Z, that is any integer except for A and B. No, Except it for? will be Z. It will be Z. वो दिखाते हैं अभी, बट तू मेरे को पहले ये बता कि नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। So negative integers would be -1, -2, -3, -4 till infinity. अरे ज्यादा माइनस सर शेयरिंग बंद हो गया। Am I audible? No sir. Yes, sir. Sir, you are audible but the screen. Sir, it's very breaking as well. ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ए सेट लिख के बता देता हूँ। ए सेट था पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, मैं ऐसे लिख। स्क्रीन नहीं दिख रही है। बी सेट था नेगेटिव इंटीजर्स का सेट, अभी भी नहीं दिख रही है। नहीं सर। यार शेयर कर दूँ मैं स्क्रीन, क्या किसी को स्क्रीन दिखाई नहीं पड़ रही है क्या? No, sir. No, sir. अब भी स्क्रीन दिखाई दे? No, sir. नहीं सर। एक सेकंड रुकिए। So now it's visible. Not visible, still not visible. No, sir, it's now visible. So A was a set of element x such that x is a positive integer. तो मैंने A को लिख के दिखाया आपको कि A की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी। Similarly B is a set of negative integers. तो मैंने आपको B लिख के दिखाया। B हो सकता है हमारे पास -1 -2 -3 अप टू -infinity. Now talking about A union B. A union B बोले तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो A में आ रहे हैं जो B में भी आ रहे हैं, उठाओ सीधा सीधा। दिक्कत क्या है, -इनफिनिटी से शुरू करेंगे, बस 0 नहीं आएगा। क्यों भाई 0 नहीं आ सकता? 1 2 3 4। तो दिव्यांशु इसको हमें यहाँ पे 0 लिख के एक्सेप्ट 0 लिखने की जरूरत नहीं है। देयर कुड बी अ बेटर वे टू राइट दैट, जो कि ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, पहली चीज कि आपको ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। ए यूनियन बी हमने लिखा। ए यूनियन बी लिखने के लिए सबसे पहले हमने ए को बनाया, फिर बी को बनाया, फिर दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइंड कर दिया। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा होता तो उसको एक ही बार लिखते बस, बट कोई एलिमेंट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा सीधा सबको लिख दिया। दूसरा तरीका, हाँ जी, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखे है ना, ए यूनियन बी इज
set of element x such that x is an integer, x कोई भी इंटीजर हो सकता है एक्सेप्ट 0। x 0 नहीं हो सकता यार, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से हम यूनियन को लिख सकते थे। अच्छा, अब एक बार ये समझिए जरा मेरे साथ कि पहली बात क्या है, इसका क्वेश्चन सभी लोगों को समझ आया? जिसको प्रॉब्लम है प्लीज पूछ लो। सर ऑस्टर फॉर्म में आपने जहाँ बीच में 0 नहीं लिखा है वो सब ऐसे लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं सर, वो बीच में वो पैटर्न ब्रेक सा हो रहा ना, तो कोई बात नहीं, हम तो यही बताना चाह रहे थे उसको। बोल दो ज्यादा सही तरीका तो हम इसका लिखने का ये है, इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखवाया है आपसे। बट अगर ऐसे भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर मैंने अलग ही लिखा था, वो सही है? हाँ हाँ, वो मैंने देख लिया था, ठीक था वो भी ठीक है। आपसे भी थोड़ी देर पहले बोला कि x डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B, इसका मतलब होता है ना ही तो x A को बिलोंग करेगा, एंड और में फर्क है, ना ही x B को बिलोंग करेगा। यूनियन का मतलब होता है और। अगर यूनियन को आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं या यूनियन को रीड करना चाहते हैं तो हमेशा यूनियन को हम और की तरह रीड करेंगे, राइट? और A और B, A यूनियन B का मतलब A और B, या तो A हो या तो B हो या तो दोनों हो, कोई दिक्कत नहीं। जब हमने बोला x डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B, यानी कि x A और B के यूनियन को बिलोंग नहीं करता है, ना ही तो x A को बिलोंग करता है ना ही B को बिलोंग करता है। जैसे कि सपोज ऊपर 0 है, 0 A यूनियन B को बिलोंग नहीं करता ना, ध्यान से देखो जरा, 0 ऊपर A यूनियन B को बिलोंग नहीं करता है। अगर 0 A यूनियन B को बिलोंग नहीं करता है तो वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि ना तो 0 A में आ रहा था और ना ही 0 B में आ रहा था, राइट? तो जब भी हमें ये लिख के दिया जाएगा दैट x डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B, इट मींस ना ही x A के अंदर आ रहा होगा ना ही x B के अंदर आ रहा होगा, इसलिए वो A यूनियन B में नहीं आया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. सुहानी, ये बात समझ? Yes, sir. ओके, ठीक है, तो ये बात मैं आपको एक और समझाना चाहता था। चलिए जी, अब बढ़ते हैं हम दूसरी टेक्निकल टर्म की तरफ। यूनियन बहुत ज्यादा यूज होगा, पर जितना यूनियन यूज होगा इससे भी कम मत समझना, उतना ही ये भी यूज होगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। बट आगे के टर्म्स आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं अगर आपको यूनियन अच्छे से समझ आ गया तो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है जी? एंड। अगर आप इसको समझना चाहते हैं इंटरसेक्शन को, तो एंड लगा दो, जहां जहां इंटरसेक्शन लगेगा वहां वहां एंड बोल सकते हैं। करेंगे उस पर, लॉज पे बात करेंगे अभी आयुष, पहले हम सारे टेक्निकल टर्म्स सीख लें, करेंगे सब पे बात करेंगे। लॉज वॉज तो बालक वाले काम होते हैं, लॉज वॉज भी बताएंगे, बट ये तो सब एनसीईआरटी है, थोड़ी अच्छी चीजें पढ़ो पहले, लॉज पे पहुंच जाएंगे। लॉज बनी कैसे, हम यहाँ से बात शुरू करेंगे। तुम्हें देखो ये समझ आ जाएगी, अब लॉज याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो जी यू को उल्टा कर दो, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी, इसको रीड ऐसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स
elements which are common to both A and B. जो भी A और B दोनों के पोर्शन में कॉमन चीजें होंगी उसका मतलब है इंटरसेक्शन। आप इसको ऐसे समझिए, A and B, A and B बोले तो A and B बोले तो A भी होना चाहिए एंड B भी होना चाहिए। A और B का मतलब था या तो A हो जाए और B हो जाए, बट इंटरसेक्शन का मतलब है A भी हो और B भी हो, यानी कि जो एलिमेंट्स इंटरसेक्शन के अंदर आएंगे वो A के अंदर भी होने चाहिए और वो B के अंदर भी होने चाहिए। तो आप यहां से ये समझ सकते हैं, अगर हमने बोला X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B है, तो इस बात का मतलब है X A को भी बिलोंग कर रहा होगा एंड X B को भी बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन वो एलिमेंट्स उठाएगा दोनों सेट के जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है। और अगर आपसे ये बोला जाता है कि X डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B है, तो इस बात का मतलब होगा या तो X A को बिलोंग नहीं करता है या तो X B को बिलोंग नहीं करता है। हो सकता है कोई से एक को बिलोंग कर रहा हो और हो सकता है दोनों को ही बिलोंग ना कर रहा हो, ये भी हो सकता है। इस बात का मतलब समझ जाएंगे ये चीज भी अभी। पहले आप इसको जरा फिगर से मेरे साथ समझिए, फिगर के हिसाब से इंटरसेक्शन कौन से वाला पोर्शन है। थोड़ी देर पहले हम सारी चीजें बना के आए थे। और मैंने आपको बताया था मैं हमेशा जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहूंगा, दो सेट का अगर कभी भी मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा A B C D, A यूनियन B कौन सा पोर्शन था भाई, कोई बताएगा? A यूनियन B सर A B C D हो। बिल्कुल उर्वशी, A B C होगा, A यूनियन B। Yes, sir. A plus B plus C. मैं ऑडिबल? A प्लस Yes, B sir. प्लस C, यानी कि A के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, B के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और C के अंदर जो एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली बच्चे, A इंटरसेक्शन B जो है वो पोर्शन है जो A और B दोनों के लिए कॉमन है। बता जरा कौन सा पोर्शन है जो दोनों पे कॉमन है? B। B. करेक्ट करेक्ट। तो A इंटरसेक्शन B ऐसा पोर्शन होगा जो दोनों के लिए कॉमन है, दैट इज B पोर्शन A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आइए एक क्वेश्चन के थ्रू ये भी समझ लेते हैं। सर हम्म, सर मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ये जो आपने A यूनियन B वाला क्वेश्चन था उसमें आपने लास्ट में क्या लिखा है? X डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। सर ये क्यों लिखा है? ये मैं बता रहा था, ये मैंने कहा था ना तुमसे थोड़ी देर पहले कि ये मुझे लगता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई होगी बात। सर बता दो फिर सर। इसलिए मैंने समझाया बिल्कुल, मैंने इसको ऐसे समझाया कि देख यहाँ पे हमारे पास जीरो बिलोंग नहीं कर रहा था A यूनियन B को। यस सर। जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें जीरो A यूनियन B को बिलोंग नहीं कर रहा था। Yes, अगर sir. जीरो A यूनियन B को बिलोंग नहीं कर रहा था तो वो इसलिए नहीं कर रहा था ना दिव्यांशु, क्योंकि ना तो जीरो A के अंदर था ना तो जीरो B के अंदर था। यस सर। राइट, तो हमने ये बोला कि अगर X A यूनियन B को बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है ना तो X A को बिलोंग कर रहा होगा ना ही X B को बिलोंग कर रहा होगा। यस सर। इसलिए बोला था ये चीज। यस सर, ठीक है सर। हाँ जी, A है आपके पास 13579, B है आपके पास 23571113। आपको निकालना है A इंटरसेक्शन B की वैल्यू। तो A इंटरसेक्शन B निकालते हुए आपको ये ध्यान रखना है, A इंटरसेक्शन B निकालते हुए आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा बाय द वे आपने देखो ये नहीं लिखा, सॉरी, यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा कि अगर X मतलब अगर A इंटरसेक्शन B को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। A इंटरसेक्शन B का मतलब ये है सेट बिल्डर फॉर्म में कि A इंटरसेक्शन B वो सारे एलिमेंट्स होंगे, A intersection B is a set of elements X such that X belongs to A
एंड x बिलोंग्स टू b, दोनों काम होने चाहिए। एंड मतलब है इंटरसेक्शन। तो अगर a इंटरसेक्शन b में निकाल रहा हूं तो वो सारे एलिमेंट्स उठाने जो a के अंदर भी हो और जो b के अंदर भी हो, यानी कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। बता सकते हैं क्या क्या आंसर होना चाहिए? 357. So 357. So करेक्ट 357. करेक्ट। तो ये पोर्शन हो जाएगा हमारे पास a इंटरसेक्शन b का। चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, तुम देखते हैं ये कितने लोग कर पाते हैं। अब मैं आपको एक इंटरवल दे रहा हूं। एक इंटरवल है 2 to 4 and another interval is 3 to 5। मैंने आपसे बोला फाइंड a इंटरसेक्शन b। कोई इसका आंसर बताए मेरे को? अगर कोई चैट पे आंसर करना चाहता है तो सिर्फ मेरे को डायरेक्ट मैसेज करे, एवरीवन को। ए कह रहा है कि हम 2 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। बी कह रहा है कि हम 3 से 5 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। इंटरवल का मतलब क्या होता है बाय द वे? आराध्या बता जरा मेरे को, इंटरवल का क्या मतलब है? मतलब एक ए के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, जरा ये थोड़ा सा बताएगी मेरे को। So answer is 3 and 4 elements. आंसर इज 3 एंड, हाँ यही प्रॉब्लम। समझ मेरी बात। रोशनी बिल्कुल करेक्ट है आंसर, वेरी गुड। बट पता नहीं फिर तूने भी शायद ऐसी सोच के दिया हो। हाँ आयुष ने भी यही सोच के दिया। आराध्या फिर से चलते हैं एक बार वापस इंटरवल पे चलते हैं, एक बार इंटरवल की बात करते हैं दोबारा। इंटरवल Okay, का sir. मतलब क्या था कि इंटरवल का मतलब था अगर a इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4 दिया हुआ है तो बच्चे इसका मतलब ये नहीं है कि a की वैल्यू 2 3 4 होगी। इसका Yes. मतलब है कि a की वैल्यू 2.2 भी हो सकती है, 2.8 भी हो सकती है, 2.7 भी हो सकती है। एनीथिंग फ्रॉम 2 to 4 इंक्लूडिंग 2 and 4। एनीथिंग फ्रॉम 2 to 4 इंक्लूडिंग 2 and 4। क्या ये बात समझ आई तेरे को? Yes, sir. यही तो रोल था देख इंटरवल का। इंटरवल का काम ही है कि भाई ये पूरी की पूरी वैल्यूज बताएगा। सिमिलरली तो यानी कि अगर एलिमेंट कोई x है और b का एलिमेंट भी कोई x है तो a कह रहा है x की वैल्यू हो सकती है 4 या 4 से छोटी एंड 2 या 2 से बड़ी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बताओ। Yes, sir. आराध्या। Yes. और b वाले केस में मैं x को लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेस देन इक्वल्स टू 5। 5. अब x की वैल्यू इसके बीच में कुछ भी हो सकती है, सिर्फ इंटीजर्स नहीं बचे। तो हमें ऐसा आंसर देना है जो दोनों के लिए x कॉमन आए। एक तरीका या तो हम ऐसे ही समझ जाएं इसको खुद के दिमाग से एनालिटिकली। दूसरा तरीका, सर हमें तो नहीं आ रहा समझ, नंबर लाइन पर बना के देखो इस चीज को। इन दैट केस ये x 2 से 4 के बाद में रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कहीं 2 होगा, यहाँ पे कहीं 4 होगा। ये कह रहा है कि देखिए भाई x की वैल्यू 2 से लेके और 4 तक कुछ भी हो सकती है, यानी कि पूरा पोर्शन x का आंसर है। Yes, sir. दूसरी बात कह रही है कि x की वैल्यू 3 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पे अगर कहीं 3 है, यहाँ पे कहीं 5 है, तो इस बार तो हम इस पे ऐसे लगा सकते हैं इसको। इसका मतलब होता है अगर मैंने ऐसे वर्टिकल बार लगाए हुए हैं तो x की वैल्यू 2 के भी इक्वल हो सकती है और 4 के भी इक्वल हो सकती है। बट अगर या तो मैं वर्टिकल बार ना लगाऊं या फिर मैं वर्टिकल बार लगा के ऐसे बना दूं ये ब्लैंक, तो इसका मतलब होता है x की वैल्यू इसके बराबर नहीं हो सकती। दूसरी बार जो आंसर बोला गया है ना वो बोला गया है 3 से लेके
ये तो हो सकती है इक्वल, 5 तक कुछ भी हो सकती है, बस 5 के इक्वल नहीं होगी, यानी कि आंसर ये कुछ भी हो सकता है। दोनों में कॉमन पोर्शन ही तो निकालना था। Yes, sir. 3 to 4. 3 to 4 एग्जैक्टली। तो आंसर तो होगा x बिलोंग्स टू 3 to 4, और 3 के भी इक्वल हो सकता है, 4 के भी इक्वल हो सकता है, बट आपको ये समझना है कि 3 और 4 ही नहीं होगा सिर्फ आंसर। इसको ऐसे लिखो, ज्यादा करेक्ट वे ये, a इंटरसेक्शन b बिलोंग्स टू 3 to 4। आंसर कुछ भी हो सकता है, 3 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू। तो ऋषिक और रोशनी दोनों ने मेरे को आंसर तो सही भेजा था, मतलब लिखने का तरीका तुम्हारा सही था, बट मेरे को नहीं पता तुम्हारा इंटरप्रिटेशन क्या था। उसके लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, ये समझ लीजिए। और दोनों पे क्लोज इसलिए आया क्योंकि 3 के भी वैल्यू इक्वल हो सकती है और 4 के भी इक्वल हो सकती है। 4 से बड़ी अगर कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो सिर्फ b को बिलोंग करेगी, a को बिलोंग नहीं करेगी, और अगर 3 से कोई भी छोटी वैल्यू लेंगे तो वो सिर्फ a को बिलोंग करेगी, b को बिलोंग नहीं करेगी। हमें ऐसी वैल्यू उठानी थी जो a को भी बिलोंग करे, जो b को भी बिलोंग करे। a इंटरसेक्शन b का मतलब ये था। क्या ये बात करेक्ट है? सभी लोगों को ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। कैन आई रब दिस? कोई बचा है? Yes, sir. You know. लिख ले ऋषि। और साथ साथ ये नंबर लाइन मेथड भी बना के दिखा देना कि अगर आपको ना समझ आए, क्योंकि इसका काम काफी पढ़ने वाला है जो अभी हमने चीज करी है, ये आप ध्यान रखना इनइक्वालिटीज में। और इनफैक्ट पूरे मैथ्स में ही सॉल्यूशंस देते हुए, सॉल्यूशन में हमें ऐसे ही मिलते रहेंगे केसेस, बार बार हमें केसेस ऐसे मिलेंगे कि 2 अलग अलग वैल्यूज आ रही होंगी, एक एक्स की कुछ, एक एक्स की कुछ। हम दोनों का अगर कंबाइंड आंसर देना चाहते हैं तो हमें ऐसी वैल्यूज उठानी पड़ेंगी जो दोनों के कॉमन। तो वहां पे आपको ये चीज आनी चाहिए। तो आप पहले ऐसे भी समझ लीजिए, एनालिटिकली भी, और साथ साथ अगर आपको समझ ना आए तो आप हमेशा नंबर लाइन मेथड से तो जा ही सकते हैं। एनी डाउट आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई भी डाउट हो तो। नेक्स्ट, disjoint sets. Disjoint sets. Two sets are disjoint. Two sets are disjoint if A intersection B is equals to 5, यानी कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। दो सेट डिसजॉइंट बोले जाएंगे अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सेट A है, ये सेट B है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B 5 है, कुछ भी इनके बीच में कॉमन नहीं है। दैट इज A एंड B आर डिसजॉइंट, ये हम बोल सकते हैं। जॉइंट नहीं हो रहे हैं, डिसजॉइंट बोले तो अलग अलग। एंड नेक्स्ट थिंग इज इंटरसेक्टिंग सेट्स। अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन है तो। सो टू सेट्स आर इंटरसेक्टिंग। Two sets are intersecting if A intersection B is not equals to 5.
इसको हम बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वैसे तो, बट मैं आपको 2-3 तरीके दिखा देता हूँ इसके। कैसे कैसे, जैसे कि पहला सेट ए था, दूसरा सेट बी था, ए और बी के बीच में कुछ कॉमन था, ए था और बी पूरा का पूरा इसके अंदर ही आ जाए, ये भी इंटरसेक्टिंग सेट ही है, इनके बीच में भी कुछ ना कुछ कॉमन है। सारे एग्जांपल्स इंटरसेक्टिंग सेट के। इंटरसेक्टिंग सेट का मतलब सिर्फ इतना सा कि आपका इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ बनना चाहिए, इंटरसेक्शन 0 ना हो। जैसे पिछली बार डिसजॉइंट सेट में ए इंटरसेक्शन बी 5 था, यानी कि जब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो डिसजॉइंट सेट बोल दिया जाएगा, तो अगर कोई भी एक कॉमन एलिमेंट है तो इंटरसेक्टिंग सेट बोल दिया जाएगा। अब वो इंटरसेक्टिंग सेट में चाहे सबसेट बन रहा हो या फिर नॉर्मल कुछ भी उनके बीच में। बी को भी इंटरसेक्टिंग सेट कंसीडर किया जाएगा। बिल्कुल, ए इक्वल्स टू बी को भी इंटरसेक्टिंग सेट कंसिडर किया जाएगा। हाँ जी, कैन वी मूव फॉरवर्ड? कोई बचा है? कब कर दूं मैं इसको? ओके, चलिए जी एक और चीज पढ़ लेते हैं, हमारे पास इतना ही टाइम है, क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है जी? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स या डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसे मत लिखो टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स लिखो। डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो अगर हमारे पास कोई सेट है ए एंड बी और एनी सेट्स ए एंड बी, अगर हम उनका डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो पहली बात तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, देयर डिफरेंस ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है ए में से हम घटा रहे हैं बी को, ए में से सब्ट्रैक्ट किया बी को। ए माइनस बी इज डिफाइंड एज, the difference a minus b is defined as, इसको हम लिख सकते हैं a minus b को, a minus b is a set of element x such that x belongs to a and x does not belong to b। मतलब a में से b को हटा दो, अगर b आ रहा है a के अंदर तो, अगर b a के अंदर आ रहा है तो a के अंदर से b को हटा दो। अगर मान लो b a के अंदर आ ही नहीं रहा, यानी कि कोई भी एलिमेंट उनका कॉमन ही नहीं है, तब तो कोई मतलब ही नहीं। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर x बिलोंग्स टू a माइनस बी है तो इस बात का मतलब ये होगा x a को बिलोंग करेगा बट b को बिलोंग नहीं करेगा। भाई b को हमने घटा दिया a के अंदर से। जैसे कि अगर मैं आपको इसकी फॉर्म दिखाऊं, मैं आपके सामने दो एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा, दोनों एग्जांपल्स में आप a माइनस बी को समझना। मान लो मैंने पहली बार, एक मेरे पास सेट a है, एक मेरे पास सेट b है, मैं सारे पोर्शंस को दिखाऊंगा आपको, आप मुझे आंसर करना। एक तीसरा पोर्शन भी हमें चाहिए। हाँ जी, देखते जाना जरा मेरे साथ, 3 केस दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है।
पहला केस, पहले केस में मेरे पास एक सेट P दिया गया है, एक सेट Q दिया गया है। P के अंदर है, P का एरिया है A प्लस बी, Q का एरिया है B प्लस सी। B ऐसा पोर्शन है जो P इंटरसेक्शन Q को रिप्रेजेंट कर रहा है, A प्लस B प्लस सी ऐसा पोर्शन है जो P यूनियन Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हम लिखना चाहते हैं P माइनस Q कि भैया P माइनस Q कौन से वाला एरिया है, कौन सा पोर्शन है P माइनस Q। तो P माइनस Q का मतलब है कि जो भी P के अंदर Q आ रहा है वो हटा दिया जाए। P के अंदर जो Q आ रहा है वो यही वाला तो पोर्शन है, इतना ही तो Q आ रहा है सिर्फ P के अंदर, यानी कि P माइनस Q बन जाएगा A। आप पोर्शन से समझिएगा इस बात को, मतलब A B C से नहीं, पोर्शन से, इस तरीके से मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, दूसरी चीज, ये P सेट है, ये Q सेट है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, कुछ कॉमन नहीं है इनके बीच में। तो इस बार अगर मैं P माइनस Q लिखता हूं तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि P के अंदर कुछ Q आ ही नहीं रहा, तो P माइनस Q P ही रहेगा और इसको मैं A लिख सकता हूं। तीसरा केस, इस बार Q पूरा का पूरा सबसेट है P का, राइट? तो इस बार P माइनस Q लिखता हूं तब भी रहेगा तो A ही, बट ये सिर्फ ये वाला पोर्शन, B को पूरा का पूरा Q हट जाएगा P के अंदर। तो अगर Q P के अंदर आ रहा है तो हम हटा देंगे, अगर Q P के अंदर नहीं ही आ रहा है तो घटाने का कोई मतलब नहीं है, घटा लो और उसका आंसर वही सेट खुद ही आ जाएगा, जैसे कि सेकंड केस मैंने आपको दिखाया। सर थर्ड केस में अगर हम Q माइनस P करें तो Q माइनस P का क्या सेंस होगा, तू खुद बता। Q में से P को घटा ही नहीं सकते, हमेशा बड़े सेट में से छोटे सेट को ही घटा सकते हैं। अगर डिसजॉइंट सेट है तो अलग बात है। लेकिन कर तो सकता है सर Q माइनस P हम, फिर से बोल। सर Q माइनस P तो कर सकते हैं, लेकिन Q माइनस K कर सकते, P सर Q माइनस P। अच्छा, Q माइनस P लिखेंगे, थर्ड वाले केस में कोई सेंस नहीं बनेगा उस बात का, फर्स्ट और सेकंड में बन जाएगा। फर्स्ट और सेकंड में Q माइनस P लिखेंगे तो इसका मतलब होगा C पोर्शन, Q माइनस P लिखेंगे सेकंड वाले में तो उसका मतलब होगा B पोर्शन, बट अगर यहाँ पे Q माइनस P करेंगे तो पॉसिबल नहीं। सर वो फाई आ जाएगा ना, फाई आ जाएगा, फाई भी नहीं आएगा, कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब Q में से P को अगर हमने हटा दिया। नहीं सर, क्योंकि सर B वो P इंटरसेक्शन Q B है तो B माइनस B नल सेट ही हो जाएगा। हाँ, नल सेट ही हो जाएगा, वही बात। चलो अब हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हमारे पास एक टॉपिक और बच जाएगा बस, जो कि होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। उसके बाद हम इसकी लॉज पढ़ेंगे, इस पर क्वेश्चंस करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में भी हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आप इसके कुछ क्वेश्चंस लगा के आ सकते हैं तो वो बेहतर रहेगा, अगली क्लास बहुत स्मूथ जाएगी। चलिए, टाटा बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर। Thank you, sir.